हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने टेंस को और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका उसको मैंने कंप्लीट किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में ऑक्सिलरीज क्या होते हैं और मॉडल्स क्या होते हैं उनके विषय में हम लोग देखेंगे। ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प अदर verbs to form their tense, mood or voice. An auxiliary verb is helping verb because it helps the principal verbs. Here is a complete list of auxiliary verbs. सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स की जो मेन वर्ब्स होते हैं हेल्प करते हैं, जो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो वो जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये किसकी हेल्प करते हैं? तो ये प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब को ही हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है बी, हैव, डू, कैन, मे, शैल। यहाँ पर देखिए बी के फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन आ गया। हैव का मतलब हैज, हैव, हैड आ गया। डू का मतलब डू, डज, डिड। कैन में कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर। ये सभी के सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये जो टू बी वर्ब हो गया, टू हैव हो गया, टू डू हो गया, टू नीड हो गया, टू डेयर हो गया, ये जब अकेले आएंगे तो ये मेन वर्ब कहलाएंगे, और जब ये किसी मेन वर्ब के साथ में आएंगे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। मोहन इज टेकिंग टी, मोहन इज टेकिंग की, यहाँ पे जो टेकिंग है ये मेन वर्ब है, और यदि ये मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे है मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पे इज अकेले आया है, और जब ये अकेले आया है तो क्या हो जाएगा? ये मेन वर्ब हो जाएगा। आई हैव लर्न माई लेसन, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे कोई भी थर्ड का फॉर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो हैव है ये मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। यहाँ देखिए आई डिड नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब आया है गो, यहाँ पे डिड के साथ कोई भी जो है मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे देखिए नीड नॉट, गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे नीड के साथ कोई भी वर्ब और नहीं है। नॉट के साथ से है तो यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया, मतलब ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे डेयर है खुद ही ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो वर्ब्स लिखे गए हैं ना, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर टू बी, टू हैव, टू डू, टू नीड और टू डेयर, कोई भी वर्ब नहीं है। जैसे ना तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना तो सेकेंड फॉर्म है, ना तो थर्ड फॉर्म है, ना ही आईएनजी फॉर्म है, कोई भी फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पे इसको मानेंगे मेन वर्ब, लेकिन यदि इनके साथ मेन वर्ब है तो ये हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब यहाँ से समझते हैं बात। ऑक्सिलरी वर्ब्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी, हैव और डू ये सभी आते हैं। बी का मतलब हो जाएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। हैव का मतलब हो जाएगा हैज, हैव, हैड, हैविंग, और डू का मतलब हो जाएगा डू, डज, डिड, डन और डूइंग। तो ये सभी के सभी आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या क्या आता है? तो मॉडल ऑक्सिलरीज में शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू और यूज टू, ये सभी आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में। तो यहीं से एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो दिए गए हैं इनके साथ यदि मेन वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कोई भी फॉर्मेशन आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, और कोई भी फॉर्मेशन नहीं आता है तो ये मेन वर्ब का काम करेंगे। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि यहाँ पर यदि इस वाले मॉडल ऑक्सिलरीज में देखें तो इनके साथ कभी भी याद रखेंगे, इनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि इनके साथ कोई मेन वर्ब ना आए। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और ये मेन वर्ब होता है, इसलिए ये सभी हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही वर्क करते हैं, कभी ये मेन वर्ब नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर डेयर और नीड एक्सेप्शंस में है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वही बात बताया गया है, इसको ध्यान से समझिए। प्राइमरी ऑक्सिलरीज टू हेल्प, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हेल्प टू फॉर्म द टेंस, क्वेश्चन, वॉइस, नेगेटिव एक्सेट्रा। मतलब जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं बी, हैव, डू,
ये सभी टेंस को, क्वेश्चंस को, वॉइस को, नेगेटिव को बनाने में जो है हेल्प करते हैं। व्हेन दे आर कंबाइंड विद द मेन वर्ब्स, और उस समय वो क्या होते हैं, मेन वर्ब से कंबाइंड होते हैं। और दीज ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज्ड अलोन एंड फंक्शन एज मेन वर्ब, जब ये अकेले यूज होंगे तो कौन, प्राइमरी ऑक्सिलरी, जब ये अकेले यूज होंगे तो ये मेन वर्ब का फंक्शन करेंगे। उसी तरीके से जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आर यूज्ड अलोंग विद मेन वर्ब, हमेशा ये मेन वर्ब के साथ ही यूज होंगे। दे आर नॉट यूज्ड अलोन, कभी भी अकेले यूज नहीं होती हैं। टुगेदर विद द मेन वर्ब्स दैट फॉलो द मॉडल ऑक्सिलरीज एक्सप्रेस द मूड एंड मैनर of actions denoted by the verbs. They express such ideas as ability, possibility, probability, permission, obligation और duty। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो किसको एक्सप्रेस करते हैं, एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, इसको एक्सप्लेन करते हैं। और ये कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं, इनके साथ हमेशा एक मेन वर्ब आता है और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। और यदि आपको इतना जानकारी हो गया तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इन बातों को। सबसे पहले आप यहाँ पे समझेंगे कि डिफरेंस क्या है, किसके किसके बीच में, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज में डिफरेंस क्या होता है ये समझिए। तो पहला जो डिफरेंस बताया गया है उसको ध्यान से समझिए। पहला डिफरेंस ये बताया गया है कि मॉडल ऑक्सिलरीज डज नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट बट द प्राइमरी ऑक्सिलरीज डज। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो कभी भी नंबर और पर्सन, जो सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरीज चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे है कैन, अगर यहाँ पे कैन है तो आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही है तो भी कैन है, यहाँ पर देखिए यू है तो भी कैन है, यहाँ पे सी आ गया सब्जेक्ट में तो भी कैन है, वी आ गया तो भी कैन है, दे आ गया तो भी कैन है। मतलब इनके फॉर्मेशन में कहीं पर भी चेंजेस नहीं हुआ, चाहे आपका सब्जेक्ट किसी भी पर्सन में हो, किसी भी नंबर में हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब देखिए यदि ये हैव है तो ये आई के अकॉर्डिंग आया है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही हो गया, ये क्या हो गया, हैज, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। यहाँ पे सी आ गया तो ये क्या हो गया, हैज। यहाँ पे वी आया है तो क्या हो गया, हैव। तो इस तरीके से नंबर और पर्सन पे डिपेंड करता है, कौन डिपेंड करता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो चेंज नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन। यहाँ पे देखेंगे अगर आप इसमें तो आई के साथ एम आया है, वी के साथ आर, ही के साथ इस, दे के साथ आर, यू के साथ आर, तो यहाँ पर भी चेंज हो गए। तो इसका मतलब यह है कि मॉडल ऑक्सिलरीज डज नॉट चेंज फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन। आगे देखिए दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड जो है वो डिफरेंस बता रहा है कि द मॉडल ऑक्सिलरी डज नॉट स्टैंड अलोन बट ऑलवेज गोज विद द फुल वर्ब। हमेशा ये किसी न किसी वर्ब के साथ रहता है, कभी भी अकेले नहीं आता है। जैसे यहाँ आप देखिए मस्ट है तो इसके साथ एक वर्ब आ गया वर्क, यहाँ पर नीड नॉट है तो आ गया वर्ब गो। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में स्टैंड अलोन इन सेंटेंस देन इट कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं उनको अकेले यूज किया जाता है और तब ये मेन वर्ब का काम करते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए यू आर है, आर के साथ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आर अकेले आया है तो ये मेन वर्ब हो गया। यहाँ आप देखिए डज अकेले आया है तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे हैज अकेले आया है तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो कभी अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे जो है ये है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये हमेशा अकेले आते हैं। जब अकेले आते हैं तो मेन वर्ब होता है, जब ये मेन वर्ब के साथ आते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में कहा जाए कि ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज्ड आफ्टर अ मॉडल ऑक्सिलरी। जो मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर कह रहे द फॉर्म्स ऑफ द प्राइमरी ऑक्सिलरीज डू आल्सो टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर देम। फोर्थ में कह रहा है कि द फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी एंड हैव आर फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि प्रेजेंट, पहले तो ये समझिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब में यदि आप आईएनजी फॉर्म लगा दें, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है यदि आप वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज करें। तो
तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि ये जो बी है, बी के अंतर्गत में आपका इज एम आर वाज वर आता है। हैव के अंतर्गत क्या क्या आता है, हैव के अंडर में हैज हैव हैड आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल को ही फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर यदि आप देखें तो आई एम, उसके बाद क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ही इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई हैव प्लेड पास्ट पार्टिसिपल, यू के साथ आपका हैव आया है प्लेड, आर है प्लेइंग, आर है प्लेइंग, ये सभी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है नोट करके, इफ़ बी और हैव इज पुट आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरीज। यहाँ पर देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद रखे गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब रखा गया है। यहाँ पे अगर ये समझ जाएगा अगर मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद यदि बी और हैव को रखा जाए तो मेन वर्ब कैन बी पुट इन इट्स डिफरेंट फॉर्म। आपको पता है कि यहाँ पे मे के साथ आप इज का यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कुड के साथ आप हैज का यूज नहीं कर सकते हैं। रीजन इसका सिंपल सा होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप मॉडल के बाद यूज करते हैं वर्ब का फॉर्मेशन तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे मॉडल के साथ हमेशा बी का ही यूज करेंगे। यहाँ पे कुड आया है, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव का ही यूज करेंगे, क्योंकि जो बी का फॉर्मेशन होता है यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हैव के फॉर्मेशन में हैव ही फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप ही के साथ भी, जैसे ही कैन है तो इसके साथ हैव का यूज कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका ही हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, कुछ भी हो। अगर इसके साथ कोई मॉडल लग गया है तो हमेशा हैव का ही यूज होगा। इन केस में आपको यहाँ पे हैज या हैड का प्रयोग नहीं करना है, कभी भी नहीं होगा, है ना। चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे वो पास्ट टेंस में हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हैड मॉडल के बाद हैड का यूज नहीं करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि सब किस बेस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। करेक्ट यूज ऑफ द सम ऑक्सिलरीज एंड डिफेक्टिव वर्ब्स। यहाँ पे हम लोगों को 3 पार्ट्स में, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट ग्रुप में हम लोग टू बी, टू हैव, टू डू, यूज टू, शैल एंड विल पढ़ेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करेंगे। ग्रुप 2 में हम लोग फिर इसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टुक पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइजेज होंगे उसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद थर्ड ग्रुप में डेयर और नीड को पढ़ेंगे और जो एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। एक्सप्लेनेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो थ्योरी के बाद हम लोग एक्सरसाइजेज जितने भी होंगे सब कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रुप फर्स्ट को पढ़ते हैं, जिसमें टू बी, टू हैव, टू डू, यूज टू, शैल एंड विल को लिखा गया है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे यूज करना है टू बी। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी आर इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीन। तो टू बी के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पे जो बी दिया गया इसके अंतर्गत क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीन। सबसे पहला इसका यूज है कि एज अ हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द कंटिन्यूअस टेंस में, पैसिव वॉइस में। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ पर यूज करते हैं, किसका, बी फॉर्म का, इज, एम, आर, वाज, वर का। तो ये करते हैं एक तो कंटिन्यूअस टेंस में और एक पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वर का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का या सिंपल टेंस का, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे इज आया है। ये देखिए ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे विल भी आया है, बी आया है ना। ये यहाँ पे देखिए क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है इसलिए यहाँ पे वॉज आया है। तो इज, एम, आर, वाज, वर का पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए पास्ट पार्टिसिपल आया है। उसी तरीके से जब आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी में देखिए क्या दिया गया है, सी है जो ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी ये यूज किए जा सकते हैं। एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन इन द सेंस ऑफ एक्सिस्टेंस। गॉड इज, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर जैसे गॉड इज मतलब गॉड के एग्जिस्ट पे बात हो रही है। एंड एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, आई एम इल, ही वॉज एब्सेंट, सी इज वेरी काइंड।
यू आर वेरी नॉटी, अ डॉग इज अ फेथफुल। जहाँ पर भी आप ऐसे समझ लीजिए, जहाँ पर ये इज, एम, आर, वाज, वर अकेले दिखाई दे वो मेन वर्ब ही होता है। अगर इनके साथ कोई भी वर्ब की फॉर्मेशन दिखाई देगा तो वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। टू हैव में चलते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको समझते हैं। हैव के अंडर में आता है हैज, हैव, हैड और हैविंग। तो सबसे पहला इसका रूल कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे क्वेश्चन हो, ये बिना डू के यूज किए जा सकते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के पहले ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पे डू का यूज नहीं करना है जब ये परफेक्ट टेंस में हो। जैसे आई हैव फिनिश्ड, देखिए हैव है, फिनिश्ड है, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। कभी भी हैज, हैव और हैड इन सब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो ये हमेशा परफेक्ट टेंस होता है। हैज, हैव के साथ दिखाई देगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और हैड के साथ होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपने यही यूज पढ़ा कि इसका जो यूज होता है वो टेंस में होता है, परफेक्ट टेंस में। सेकेंड यूज है एज ए प्रिंसिपल वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो उसका जो है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज होता है, मतलब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। और जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे तो इसके बाद कोई भी मेन वर्ब और दूसरा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है आई हैव 2 legs, मेरे पास जो है 2 legs हैं। तो यहाँ पे जो हैव का यूज हुआ है ये किस लिए हुआ है? परमानेंट पोजिशन दिखाने के लिए। मतलब परमानेंट पोजीशन, ये जो उसके 2 लेग्स हैं वो कोई और नहीं ले सकता, ये उसी के पास ही रहेंगे और उसका ही है ना। अ काउ हैज हॉर्न्स ऑन इट्स हेड, तो यहाँ पर हैज भी अकेले है, यहाँ पे हैव भी अकेले है, इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब का काम करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है गेट इज यूज्ड विद हैव एंड हैज इन कोलोक्वियल लैंग्वेज। कोलोक्वियल का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में। आप हैव के साथ यहाँ पे गॉट का भी यूज कर सकते हैं। आई हैव गॉट 2 legs, जैसे यहाँ पे यू हैव गॉट अ पेन, ही हैज गॉट अ बुक, तो गॉट का भी यूज होता है, लेकिन एक कोलोक्वियल लैंग्वेज में होता है, बोलचाल की भाषा में होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में विदाउट डू, मतलब सीधे सीधे आप हेल्पिंग वर्ब के जो है उसको पहले ला दीजिए, आपका बन जाएगा। यहाँ पे डू लाने की आवश्यकता नहीं है। डू का भी यूज होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बी देखिए नोट में, टू शो ओकेजनल नॉट परमानेंट पोजीशन। अभी तो आपने यहाँ पे देखा कि जो परमानेंट पोजीशन है यहाँ पे उसके लिए, जहाँ जो परमानेंट है ना, लेकिन जो परमानेंट नहीं है उसके लिए भी हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। वी हैव लंच एट 12:30 PM, तो यहाँ पर तो ये सही है कि परमानेंट नहीं है, पोजीशन तो है, लेकिन यहाँ पे ये जो हैव का यूज किया गया है यहाँ पे टेक के सेंस में लिया गया है। किसके सेंस में? टेक, मतलब हम लोग इतने लंच जो है वो 12:30 पे लंच करते हैं। क्वेश्चन और निगेटिव में भी विथ डू का यूज होता है। अब यहाँ पर आपको डू देखने को मिल जाएगा, है ना। डू का जो यूज हुआ है ये हुआ है किसके लिए? जब ये हैव का जो यूज हो टेक के टेंस में हो, है ना। जैसे आप कहते हैं हैव अ वॉक, मतलब टहलना, हैव अ बाथ, हैव अ मील, हैव रेस्ट, वी हैव डिनर एट 9, हम लोग डिनर कब करेंगे? 9 बजे, 9 बजे करते हैं। वी डोंट हैव टी एट 4, हम लोग 4 बजे चाय नहीं पीते हैं, है ना, नहीं लेते हैं। डू यू हैव टी एट 4, क्या तुम 4 बजे चाय पीते हो? तो ये सब जो है दिखाने के लिए होता है क्या? एक्सप्रेशन। किसके एक्सप्रेशन के लिए? जब आप कोई चीज़ जो है यूज करते हैं, टेक करते हैं, ये तो उसके सेंस में। लेकिन यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल वर्ब इज सेंस अदर देन परमानेंट पोजीशन इज करेक्टराइज इज हैव कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हैव का यूज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट पोजीशन होता है, और जब परमानेंट पोजीशन होता है तो कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है वी आर हैविंग अर्ली लंच टुमारो, हम लोग कल जल्दी लंच कर रहे हैं, है ना। दे आर हैविंग अ पार्टी, वे लोग पार्टी कर रहे हैं। ही इज हैविंग अ बाथ, तो यहाँ पर हैविंग का मतलब हो जाएगा डू, मतलब करना, ठीक है। तो वी इज हैविंग अ बाथ, हम लोग वह नहा रहा है, वह बात कर रहा है। तो यहाँ पे सी में देखिए मीनिंग टू एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे यू हैड अ गुड टाइम लास्ट नाइट, ठीक है। क्वेश्चन और नेगेटिव टेंस में भी डू के साथ यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखें तीसरा ऑक्सिलरीज वर्ब के रूप में भी यूज हम लोग करते हैं, जैसे इन द सेंस ऑफ गेटिंग समथिंग डन बाय समबडी एल्स।
वी हैव आवर शूज पॉलिश्ड एवरी डे। अच्छा, ये किसके द्वारा होता है? अ सुशाइन बॉय के द्वारा। यू हैड माई सूट ब्रश्ड, यहाँ पर भी कंप्लीट कर देंगे बाय, तो ये पता चल जाएगा बाय योर सर्वेंट। क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म्ड विथ डू के साथ होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अब यहाँ पे नोट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इट मे बी यूज्ड विथ विल या सेल आल्सो। इसका जो यूज होता है वो विल और सेल के साथ होता है। इसका सिंपल सा रीजन है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब आप विल और सेल का यूज करते हैं, विल और सेल का यूज करते हैं, तो इनके बाद चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप हैज, हैव और हैड में देखें तो हैव ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड जो होता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, और हैज जो होता है वो फिफ्थ फॉर्म होता है। और इसी में आता है हैविंग, तो हैविंग जो होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म होता है। तो यदि विल और सेल के बाद अगर हैव का फॉर्मेशन आना चाहे तो इनमें से कौन आ सकता है? तो आप कहेंगे इनमें से हैविंग तो आएगा नहीं, क्योंकि हमको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये सब तो आएंगे नहीं। मतलब यहाँ पे आपको हैव का ही यूज करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन पे। तो हैव का जब भी यूज होगा डू डज डिड के बाद, डू डज और डिड के बाद यदि हैव का यूज हो रहा है तो आप हमेशा याद रखेंगे हैव का ही यूज होगा, हैज, हैड और हैविंग का यूज हो ही नहीं सकता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हैज टू, हैव टू इज यूज टू शो नेसेसिटी और कंपल्सन फ्रॉम विदाउट। यहाँ पे अब हम लोग हैज टू और हैव टू के विषय में पढ़ेंगे। हैज टू और हैव टू का जो सेंस होता है वो होता है कि आपको यह काम करना ही पड़ेगा। जहाँ पर नेसेसिटी आ जाए, कंपल्सन आ जाए, यह आपको करना पड़ता है, तो इसको जब हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका जो सेंस निकलता है वो पड़ता है से निकलता है ना। हमको खाना खाना पड़ता है और हमको जो स्कूल जाना पड़ता है, या 10 बजे हमको स्कूल जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे सेंस में। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है फर्स्ट में आई हैव टू बी इन स्कूल एट 10। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें कि इस बी को गायब कर दें कुछ देर के लिए। अगर आप यहाँ से बी को गायब कर देंगे तो देखिए आई हैव टू, तो यहाँ पर हैव के साथ और टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माना चाहिए, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? बी लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बी है। लेकिन यहाँ पे देखिए हैज टू के बाद क्या है? कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है। हैज टू के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैव टू के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन और निगेटिव सेंटेंस में भी जाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हैज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज है। अच्छा, यहाँ पे डज है तो ही के साथ देखिए हैव का ही यूज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि डज ही हैज नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैव के फॉर्मेशन में सिर्फ हैव ही एक ऐसा वर्ब है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, बाकी सब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होते हैं। यहाँ देखिए हैज टू और हैव टू एक्सप्रेस नेसेसिटी ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पर नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को और भी कुछ मॉडल वर्ब्स भी जो है एक्सप्लेन करते हैं। एक तो उनमें से होता है नीड, जो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को शो करता है, लेकिन जब यह नीड नॉट हो जाता है तो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को शो नहीं करता है। यहीं पे मस्ट जो होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। तो इस तीनों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बस इन तीनों में डिफरेंस जानते रहिए। चलिए, इसके बाद हैड टू, जहाँ पर भी आपने प्रेजेंट में हैज टू का यूज किया है और पास्ट में हैड टू का यूज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टू डू। डू के फॉर्मेशन में डू, डज और डिड आते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो चाहे निगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी जो है यूज होते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में। तो प्रेजेंट में यूज करेंगे तो डज होगा, डू होगा। पास्ट में यूज करेंगे तो डिड होगा। सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। टू फॉर्म निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में भी होता है सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ जो होता है डू का यूज करते हैं, और दे के साथ यहाँ पास्ट में यूज करेंगे तो डिड हो जाएगा। इस सब में आप चीज ध्यान रखेंगे कि डू, डज, डिड जहाँ पर भी आप देख रहे हैं सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको दिखेगी, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं दिख सकता है। यहाँ पे टू मेक अ सेंटेंस एम्फेटिक, जब आप किसी सेंटेंस को थोड़ा सा इम्फेटिक मतलब जोर डालते हैं, दबाव बनाते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे आई डू हेल्प द पुअर, मैं गरीबों का मदद करता तो हूँ। डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो।
यस आई डिड गो देयर, हाँ मैं गया था। आई डू स्मोक, मैं स्मोक करता तो हूँ बट नॉट एट स्कूल, स्कूल पर नहीं, स्कूल में नहीं करता। तो जब आपको इम्फेटिक बनाना होता है तो आप डू को जस्ट, और यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे आपको डू हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही यूज करना है ना। उसके बाद जो आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप अकॉर्डिंग यूज करिए। चलिए सेकेंड आते हैं। सेकेंड में बताया जा रहा है कि एज ए प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब के रूप में भी इसका यूज होता है। तो जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो सबसे पहले ध्यान रखना ट्रांजिशन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ इट मीन्स टू परफॉर्म, मतलब वो कोई काम कर रहा है, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है। ही डिड हिज वर्क ऑल राइट, है ना। किन ट्रांजिटिव वर्ब में होगा, देखिए यहाँ पे डू का मतलब होता है कोई काम करना, कोई कार्य करना, डू, है ना। एज आई टेल यू, ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ। विल दैट डू, है ना। आई डोंट वॉन्ट मोर मनी 50 रुपीज़ विल डू। तो इस तरीके से डू का इंट्रांजिटिव के रूप में करने के अर्थ में होता है, एक्ट के अर्थ में। एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रीसीडिंग वर्ब इट अवॉइड्स रिपीटेशन। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेल का यूज देखेंगे, फिर विल का यूज देखेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले सेल का यूज देखिए। सेल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये मॉडल के अंतर्गत आता है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है ना। सेल विथ द फर्स्ट पर्सन इज यूज टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। जब आप सिंपल फ्यूचर टेंस को आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे कि आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं। और जब सिंपल फ्यूचर होता है तब हम लोग ऐसा यूज करते हैं, किसका, सेल का यूज करते हैं। सेल भी कहा गया विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इज यूज। ऐसा नहीं है कि आप लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब सेल का यूज जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे तो उसका सेंस बदल जाता है। तो सबसे पहले ये है कि एक्सप्रेस अ कमांड, एक्सप्रेस अ थ्रेट, एक्सप्रेस अ प्रॉमिस। मतलब आप कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट दिखाने के लिए आप फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं बल्कि सेकेंड पर्सन के साथ आप सेल का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यू शैल डू इट, मतलब ये तुम्हें करना होगा, है ना, या तुम ये करोगे, तुम इसे करोगे। ही शैल, अब ही के साथ शैल आया है, सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ यदि आएगा तो वहाँ पे कमांड होगा और थ्रेट होगा और प्रॉमिस भी हो सकता है। यू शैल गेट लीव टूडे, है ना। इस तरीके से आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो नेगेटिव में हमेशा शैल नॉट का ही यूज होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल को हमेशा सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। देखिए आई के पहले ही शैल है ना, वी के पहले शैल है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का विल। विल जो यूज होता है विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ होता है। सेकेंड और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन को कहते हैं यू, सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है, और थर्ड पर्सन में नेम आ जाते हैं और ही सी इट ये सभी आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं, और दे आ जाता है। इन तीनों का प्लूरल दे होता है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन है सेकेंड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं, है ना, सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में। जैसे है ही विल लिव फॉर मुंबई टुमारो, है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि विल विद द फर्स्ट पर्सन, विल का भी यूज हम लोग फर्स्ट पर्सन के रूप में कर सकते हैं। बस यही है कि वो उस समय विलिंगनेस या ऑफर की बात करने लगेगा, है ना, या प्रॉमिस हो जाएगा, थ्रीट हो जाएगा, रिजोल्यूशन हो जाएगा या डिटर्मिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि जब आप यहाँ पे जो यूज सीख रहे हैं वो आपने ये सीखा कि आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट बच गए जो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं विल। लेकिन जब इन्हीं को हम लोग उल्टा कर देते हैं, मतलब आई और वी के साथ विल का और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं, इसका जो सेंस होता है वो विलिंगनेस, थ्रेट, प्रॉमिस, रिजोल्यूशन इन सब में चेंज हो जाता है। वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। क्लियर है। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल का यूज करेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट के पहले किसको रख देंगे, विल को रख देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, है ना। वे डिसिप्लिन इज अ मस्ट एंड इज ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली, विल इज यूज टू इश्यूज ऑर्डर। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।